प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ जी, क्या दिख रहा है पब्लिक? F2 is equal to minus 66.4 centimeter. मतलब आप लोगों को +2 क्लास का दिख रहा है ना? Yes, sir. काम करते हैं सुबह। हमने कल Sir, पढ़ लिया attendance लगा तो ना। ना जी ना। सर जितने आने थे सर उतने तो आगे, अब लगा देते सर अटेंडेंस। हाँ बिल्कुल लगा देंगे, आप चिंता क्यों करती हैं? चिंता तो सर करनी पड़ती है। चिंता चिता के समान है, चिंता नहीं करते। आज ये लैपटॉप में साउंड पता नहीं कैसे हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। चलिए 14 लिख लिए थे ना हमने? यस सर। यस सर। 15वां लिखना है ना? 15वां आता है जी अपने पास, वाइब्रेटर हो गया, यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया था ना? यस सर। चलिए सर वो कल वाली प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम? वो सर अनामिका ने बोली थी ना। तो अनामिका फिर से बोलेगी। आ गई क्या वो? नहीं आएगी आई तो आज। नहीं। अच्छा। ये शब्द मेरे ख्याल से आपको बहुत परेशान करता है ना, फेज। फेज। Phase of a vibrating particle. This game is made by my son Parth J.R. Narang. Please download and play. अच्छा, तुम हमारा क्या वाला है नहीं सर? किए, हम तो हार नहीं करेंगे भैया, बात सीधी। सर आज तो कम ही काम करवाओगे, एब्सेंट है कहीं। आज देखा, आज मैं मीटर खींच रही हूँ। कौन है ये बीच है? में मैसेज भेज रहा है, चैट वाला? कौन है? कोई नहीं है सर। किसी ने किसी को तो शौक चढ़ा है चैटिंग का। चलिए, फेज ऑफ अ पार्टिकल। एट एनी instant represents the state of the particle। ठीक है, पार्टिकल की क्या करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एज regards its position and direction of motion at that
at that instant with respect to its mean position. हाँ, हाँ जी, समझ आया आपको? किसी को समझ ना आई है इतनी लाइन तो बताओ। सर ये थोड़ा सा ना regards it proportional direction of motion at that instant with respect its mean position, यहाँ से सर ये थोड़ा सा बताना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। चलिए, बाकियों को आ रहा है जो बाकी नहीं बोल रहे हैं, मतलब बाकी इंटेलिजेंट लोग हैं, समझ गए हम। चलिए हम ही हम ऐसे। बस बस अब देख, ज्योति करो माइक एंड वीडियो ऑन। कर ही नहीं रही सर ये। ज्योति, हाँ बिटवा कहाँ हो तुम? हमें दिख नहीं रहे। वेरी गुड। अरे हाँ, तो मैं बताइए हमने क्या लिखा है फेज में? मन्ना कौन बेरो तो थाने को नहीं बेरो तो थे बोलिया क्यों को नहीं, पर थाने बेरो को नहीं जत। ये बहुत गलत बात है, ऐसी उम्मीदें नहीं है हमें। चलिए, खुशबू जाखड़। यस सर। हाँ जी, आप बताइए। सर मुझे नहीं पता। वेरी गुड, आपको भी नहीं पता। चलिए स्नेहा, फिर आप क्लास खत्म होने के बाद रुक जाइएगा, मैं आपको तभी बता दूंगा इसका मीनिंग, क्योंकि बाकियों को तो पूछना ही नहीं है, और जब पूछना नहीं है तो उन्हें बताना भी क्यों है। ओके सर। ओके। हाँ, इसके बाद फेज में हम कह सकते हैं इट इज measured either in terms of angle or time period during which the particle has reached its present position। ठीक है।
ठीक है जी। अब इसका मैथमेटिकल ड्राइवेशन क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इफ, ठीक है, if the equation of SHM या SHO be y is equal to a cos omega t plus phi, क्या हमने कोस लिया था? बताओ, हमने कोस लिया था या साइन लिया था? साइन। दोनों बाद में तो दोनों ले। चलिए जो भी है कुछ भी ले लीजिए, y बराबर मानना ही है, साइन कोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन अब तो एनसीईआरटी वाला शुरू हो गया, पहले तो वो सर कौन सा करवा रहे थे, वो ज्योति वाली बुक का। then omega t plus phi is called phase। ये मेरी बुक की है, ठीक है, ये टेक्निकली मेरे नोट्स हैं जो मिक्स हैं, और ना ही ये एनसीईआरटी के हैं ना ये मॉडर्न के हैं। हाँ वो मॉडर्न वाली क्या था। ठीक है, ये उस बुक के हैं, ये उस बुक के स्निपेट्स हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक जिनको बोलते हैं ना ऑथर्स की, उस बुक के स्निपेट हैं जो आपने देखी नहीं है। इस कार्ड, Authors। हाँ जी, रेफरेंस बुक बोलते हैं उनको, जो बड़ी बड़ी होते हैं ना, बंडर जैसी। इस कार्ड फेज ऑफ SHM या SHO। The phi is called initial phase or the phase at t is equal to 0। ठीक है, फेज का दूसरा नाम भी होता है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इपोक। इपो क्या हाँ। बोले सर आप? इपोक, इपोक। कुछ भी बोलो, स्पेलिंग आपके सामने है। सर ये मेरी, तो इपोच है। हाँ तो मैं इसको इपो बोलता हूँ ना, मेरे को समझ आ जाता है कि अगर इपो बोल रहा हूँ तो उसके पीछे CH और लगाना है मैंने। उसको कुछ भी बोलो जी। हाँ, राम बोलो श्याम बोलो। हाँ जी, अब किसी को कुछ समझ नहीं आया हो इसमें, ध्यान से, अगर आपके लिए लेके आया मैं डेफिनेशन, वरना मैं डेफिनेशन नहीं लाता। हाँ जी, समझ आ गया कि फेज क्या है, होता है किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का, ठीक है, फेज जो है वो किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है किसी भी टाइम के ऊपर, इसका मतलब समझते हैं ना आप, इंस्टेंट टाइम, ठीक है, मतलब जिस भी पॉइंट पे आप मेजर करना चाहें उसका फेज, वो उसी पॉइंट के फेज को रिप्रेजेंट करेगा या उस टाइम को रिप्रेजेंट कर देगा। और रिप्रेजेंट क्या करेगा, अब वो पार्टिकल है वाइब्रेट कर रहा है, अपन ने उसको देखना है t बराबर 1.556 सेकंड के ऊपर, तो वो पार्टिकल की स्टेट ही बता रहा है ना।
कि पार्टिकल अब कहाँ है, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है कि फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्टेट कर रहा है। और रिगार्ड्स किसको, उसको क्या कहते हैं हम, पोजीशन। बताते हैं ना कि वो इस पोजीशन पे खड़ा है। अगर आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप ये कहोगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,3 है जब उसका t बराबर 1.2 सेकंड है, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट 3,4 हैं जब वो t बराबर क्या है, 1.3 सेकंड है, थोड़ा ठीक बंद है। कर दीजिए। तो हम सर उसकी ये थोड़ा सा दोबारा बताना, यहाँ से क्या बोले आप? देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लीजिए वो पार्टिकल टाइम t1 पर यहाँ है, ठीक है। और टाइम t2 पर वो पार्टिकल यहाँ आ गया, तो वो फेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी पोजीशन, दूसरी उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन। और किसके रिस्पेक्ट में, उसकी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। सर यहाँ पे मीन पोजीशन क्या लेंगे हम? हमें लेनी नहीं है, मीन पोजीशन हमें पता होती है जब आप किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे डेफिनेशन के साथ, ठीक है। जैसे अगर पेंडुलम लेंगे तो हम कह देंगे ये उसकी मीन पोजीशन थी। कोई और अगर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसकी मीन पोजीशन एक तो पता ही होती है ना, जो उसकी रेस्ट पोजीशन होती है वो उसकी मीन पोजीशन होती है। बस वहां से हम नोट करना स्टार्ट करें कि वो पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे जा रहा है और किस टाइम उसकी क्या पोजीशन है, तो वो उसका क्या है, फेज है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, इट इज मेजर्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। उसको एंगल की टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको टाइम पीरियड में भी ले सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विच द पार्टिकल हैज रीच्ड इट्स प्रेजेंट पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि वो मीन पोजीशन से जिस भी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है तो वहां उसका हम टाइम पीरियड के हिसाब से भी उसको फेज बता सकते हैं उसका। और अगर एंगल की अगर वो रोटेशन कर रहा है एंगुलर में तो भी हम उसका क्या बता सकते हैं, फेज बता सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए दो खिलाड़ी हैं वो दौड़ रहे हैं, एक खिलाड़ी को तो आपने खड़ा कर रखा है रेफरेंस लाइन के पास, ठीक है, यहाँ। दूसरे खिलाड़ी को आपने यहाँ से खड़ा कर रखा है, बोले ये छोटा है ये यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब वो जो इतना गैप आ रहा है ना उसकी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन तो यही है ना, क्योंकि रेस ट्रैक तो यहाँ कंप्लीट होना है, यहाँ रिबन है, यहाँ से जीतेगा वो। ये इतना आगे से भाग रहा है, ये इतना पीछे से भाग रहा है, तो ये क्या है, फेज डिफरेंस है। क्या है, फेज डिफरेंस है। यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, ये फेज है इसका, ठीक है। और इसकी पोजीशन इसका फेज है। और दोनों के फेज के बीच में जितना अंतर है उसको हमने क्या बोल दिया, फेज डिफरेंस बोल दिया। अब ये सर्कुलर सर ट्रैक फेज होता है। डिफरेंस सर वैसे डिस्टेंस का भी हो सकता है या फिर एंगल का, सर कैसे भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, कैसे भी हो सकता है। अब ये सर्कुलर ट्रैक में भाग रहा है, दोनों को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। एक खिलाड़ी तो है वो तेज दौड़ता है, जब उन्होंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो एक खिलाड़ी यहाँ दौड़ रहा है, बी खिलाड़ी यहाँ दौड़ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ए जो खिलाड़ी है वो बी वाले से 200 मीटर आगे चल रहा है, यानी कि उसका फेज डिफरेंस क्या है, 200 है, 200 मीटर। ठीक है। और ये क्या चल रहे हैं, एंगुलर में चल रहे हैं ना, तो क्योंकि उनका अगर ये, फेज डिफरेंस एंगल में। हाँ जी, यहाँ हमने एंगल को रेफरेंस लेके उसकी जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर दी, और यहाँ हमने बिना एंगल के कैलकुलेट कर दी क्योंकि ये लीनियर था, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड के टर्म में हो गया और ये बड़ा एंगल में हो गया, ठीक है जी। ठीक है सर। उसके बाद वो क्या कहता है
अगर हम कह सकते हैं या हम मान लेते हैं कि SHM या SHO की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई है, तो ओमेगा t प्लस फाई क्या होगा, फेज कहलाएगा, ठीक है। और फाई को क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज या फेज एट t इज इक्वल टू 0। हाँ जी, समझ में आ गया आपको सबको? मुझे लगता है कोई बताने वाला इसमें और कोई खास बात बची नहीं है फेज में। यस हाँ जी, उसके बाद आता है अपने पास 16 नंबर, ऑसिलेटर की डेफिनेशन हो गई थी क्या? यस सर, वाइब्रेटर की हुई थी सर। वाइब्रेटर की हुई थी ना। ऑसिलेटर, हाँ जी। ऑसिलेट करती कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी करती है ना, ए फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी या फिजिकल सिस्टम एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट क्या एग्जीक्यूट कर रहा है वो, ऑसिलेशंस ऑसिलेटरी वेरिएशन। वेरिएशन, ठीक है। उसमें क्या लिखा था बताना मेरे को, वाइब्रेटर में? जो सर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। The mechanical system executing vibrating motion is called vibrator. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी अपना सिस्टम लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए। अ फिजिकल सिस्टम एग्जीक्यूटरी oscillatory vibration of a वेरिएशन physical क्वांटिटी quantity, ठीक है, is called ऑसिलेटर। oscillator, ठीक है जी। सत्रह नंबर क्या कहता है, अच्छा, दो शब्द आता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर और हार्मोनिक वाइब्रेटर। डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा नहीं, वैसे ही समझ लो। अगर कोई वाइब्रेटर है, अगर कोई वाइब्रेटर है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको हार्मोनिक वाइब्रेटर कहेंगे, ठीक है। और अगर कोई ओसिलेटर है और वो SHO यानी कि सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशंस को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हार्मोनिक ओसिलेटर। समझ आया? सर इनमें अगर हमें डिफरेंस मतलब बताना हो तो हम सर वही बताएंगे ना जो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में होता है उसी पे। वही है तो कि वो वो वेरिए, मीन पोजीशन वाला हाँ जी, और वो पीक वैल्यू वाला बिल्कुल, एक्सट्रीम वैल्यू वाला। हाँ जी। चलिए उसके बाद आता है relation between F and T। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखिए, since
F vibrations are made in 1 second, hence the time taken to complete one vibration which is also the time period of the vibratory motion is given by T is equal to 1 upon F, which implies F is equal to 1 upon ठीक है। हाँ जी, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ कर दिया।